डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, एनएमसी और एमसीसी के शेड्यूल के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होनी है। जो स्टेट कोटा है इसकी काउंसलिंग 30 जुलाई से शुरू होगी। लेकिन बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इस शेड्यूल के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई काउंसलिंग समय से हो सकती है। क्योंकि स्टेट काउंसलिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो ऐसे में स्टेट्स क्या करते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले शुरू कर देते हैं। कई सारे राज्यों में ये प्रक्रिया चल भी रही है। वहीं जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है और इसका जब रिजल्ट आता है तब स्टेट काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट करनी होती है। लेकिन इसमें भी कई सारे अपवाद हैं। नियम ये कहता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद ही चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नाटका में स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि उसको खत्म करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 22 जुलाई की है। तो यहाँ पे कई तरीके के जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले आनन फानन में एमसीसी शेड्यूल रिलीज कर देता है। कहीं ना कहीं एमसीसी को इस बात का बेनिफिट लेना था कि मध्य प्रदेश में जो कोर्ट केस चल रहा था, अगर वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा एमसीसी को कि इसने जो शेड्यूल है इसे पहले ही जारी कर दिया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट प्रभावित होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई सारी तैयारियां ऐसी थीं जो कि ज़रूरी हैं और वो समय पर पूरी नहीं हुई हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। राउंड 1 की जब काउंसलिंग होती है एमसीसी में तो सबसे पहले एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस आती है। कुछ डेसिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं जहां पे जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, उसके बाद ही वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वहीं एनआरआई कन्वर्सन की भी एक नोटिस आती है जिसमें 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एनएमसी की नोटिस आई है। 2 दिन पहले भी एनएमसी की नोटिस आई थी जिसमें बेसिकली वही नोटिस दी गई थी जो एमसीसी पे आ चुकी है कि किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग के जो डेट्स हैं उनके बीच में बैलेंस बिठाया जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के लिए 21 जुलाई से 30 जुलाई का समय था और इसके बाद स्टेट काउंसलिंग के लिए 30 जुलाई से 6 अगस्त तक का समय दिया गया था। लेकिन अब ये मानना है मेरा कि जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की वो डिले हो जाएगी। तो आज जो एनएमसी की नोटिस आई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लेके, चलिए इसे देख लेते हैं, क्योंकि खासकर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप 19 जुलाई की एनएमसी पे जारी की गई नोटिस को देख सकते हैं। मैं साफ साफ बता दूं कि यह नोटिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप में से पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बाकी जो लोग हैं उनको मैं बता दूं, अब जो नोटिस आई है इसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा तो समय इन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन में लगेगा। तो ऐसे में जो काउंसलिंग की डेट है ये आगे बढ़ सकती है। बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड जो नोटिस है वो हमें एमसीसी पे मिल जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटका या फिर अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन या फिर कर्नाटका चॉइस फिलिंग भी करा रहा है तो उसे कर सकते हैं। बाद में उसे एडिट करने का मौका उन्हें जरूर मिलेगा। अब यहां से आगे पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उन पे मैं फोकस करता हूं। तो डियर कैंडिडेट्स, आपके लिए सब कुछ बदल सा गया है। पहले ये होता था कि आप सीधे सीधे जो डेसिग्नेटेड सेंटर्स होते थे वहां पे जाते थे और अपना डॉक्यूमेंट बनवा कर ले आते थे। फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जब कॉलेज अलॉट हो जाता था तो वहां पे आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। अब जो बदलाव हुए हैं वो ये हैं कि अब तक जो डिसेबिलिटी है वहां पे सिर्फ जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होती थी इसे ही वैल्यू दी जाती थी। लेकिन अब इसे चेंज कर फंक्शनल डिसेबिलिटी को वैल्यू दी जाएगी। जो मानक हैं वो बदल गए हैं। 2 परफॉर्मा दिखाऊंगा आपको जिसको आपको भरना है और भरने के बाद आपको डेसिग्नेटेड सेंटर पे जाके अपना एग्जामिनेशन कराना है। इसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो काफी लंबी चौड़ी नोटिस है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए लिखा गया है, आफ्टर थॉरो कंसल्टेशंस द इंटरिम गाइडलाइंस आउटलाइनिंग द असेसमेंट मेथड फॉर एडमिटिंग PWBD candidates to the MBBS course have been framed and are made implementable for the admission in academic year 2025-26। हो ये रहा है कि कुछ नई गाइडलाइन आने वाली है। फिलहाल उसको लागू करने के लिए समय नहीं है, तो टेम्पररी एक गाइडलाइन बनाई गई है और ये गाइडलाइन 25-26 सेशन पे लागू होगी। क्या है ये गाइडलाइन?
पहले ही पॉइंट में आपको बता दूं कि ऐसे पीडब्ल्यूबीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उनके पास यूडीआईडी कार्ड होनी चाहिए। क्या है ये यूडीआईडी कार्ड? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। यूडीआईडी की वेबसाइट पे जाएंगे, ऐप भी आता है और वहां पे जाके आपको अप्लाई कर देना है और इस कार्ड को बनवा लेना है। अगर अब तक आपने नहीं बनवाया है, तब पहले से बना हुआ है तो वो काम चल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड अंडर द शेड्यूल 1। कुछ फॉर्मेट्स हैं, आगे दिखा भी दूंगा आपको, वो आपको भरना है। इसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द डेसिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड 16 डेसिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट। अब जो प्रोविजन आप कैंडिडेट्स को मिल रहा है, आपको खुद से खुद को सर्टिफाई करना है। जो भी एक्चुअल समस्या है आपको वहां पे उसे मेंशन करना है। बस उसका जो वेरिफिकेशन है, इसके लिए आपको डेसिग्नेटेड सेंटर पर जाना होगा। आसान भाषा में समझा दूं, यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे। यूडी कार्ड बनाने के लिए आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो वहाँ पे डालनी होती हैं और अपने नज़दीकी सदर अस्पताल का आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है और वहाँ पे जाके आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर विद इन वीक वो कार्ड जारी हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? जो फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, इसे प्रिंट कर लेंगे, उसे अच्छे से भर लेंगे और जो 16 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आएगी उनमें से आप किसी एक पर जाके उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो लास्ट ईयर जो 16 कॉलेजेस की लिस्ट थी, इस बार भी वही रहने की संभावना है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आपका असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद उसको नोटरी कर दिया जाएगा। तो ये जो गाइडलाइन है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, एनएमसी की तरफ से 18 जुलाई को ही ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन को भेजा जा चुका है और यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि टेम्परली फिलहाल ये जो गाइडलाइन है, ये 25-26 सत्र के लिए लागू की जा रही है। क्या कुछ है इस गाइडलाइन में, यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट को सहूलियत के लिए, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए और उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। इसके बारे में सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रीवियसली मैंडेट अरिथमेटिक थ्रेशोल्ड शैल नॉट बी नो लॉन्गर एप्लीकेबल, इंस्टीड एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन द असेसिंग अ कैंडिडेट फंक्शनल एबिलिटी। तो जो फंक्शनल एबिलिटी है कैंडिडेट की, अगर वो सक्षम है मेडिकल की पढ़ाई करने में, तो उनको इस अधिकार से रोका नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर ये जो बड़े बदलाव हैं ये किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सीधे वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ जिसे आपको फिलअप करके जाना है। ये जो पूरी नोटिस देख रहे हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वही बात यहाँ फिर से लिखी है, आपके पास यूडीआईडी कार्ड हो, एफिडेविट में आपको खुद को सेल्फ सर्टिफाइड कराना है और उसके बाद डेसिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड के पास जाके आपको वहाँ पे अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। अब चलिए आपको मैं वो फॉर्म दिखा देता हूँ जिसे आपको भरना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अपेंडिक्स ए, सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट। हर कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी क्लेम करेगा उसको ये फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम भरेंगे, नीट का रोल नंबर, स्कोर, देखिए यहाँ पे यूडीआईडी नंबर आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी टाइप मेंशन करना है, लोकोमोटर है, हीयरिंग है, विजुअल है, कॉग्निटिव है या अदर्स वाले, यहाँ अदर्स में लिख देंगे। यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड पे आपका जो परसेंटेज है आपको वो मेंशन करना है। असिस्टिव डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपको लेफ्ट कॉलम में दिख रही हैं, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन है। इस कॉलम में आपको या तो टिक करना है या क्रॉस करना है, जो जिस तरीके से एप्लीकेबल है, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसे भर देंगे। नीचे देखिए, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपकी तरफ से डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ जो आप देख रहे हैं नोटराइज बाई, जब आप डेसिग्नेटेड मेडिकल सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ पे उसको नोटराइज कर दिया जाएगा। अब ये फॉर्म हर किसी को भरना है, लेकिन इसके अलावा भी एक फॉर्म है, वो किनको भरना है? ऐसे सभी लोग जो लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग, एसएलडी, एएसडी, मेंटल इलनेस वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको और एक फॉर्म भरना होगा। और ऐसे लोग जो कि ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज या फिर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं, उनको दूसरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देंगे, दोहरा देता हूँ, इस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको बस ये अपेंडिक्स ए भरना है और बाकी के दूसरे कैंडिडेट जो कि लोकोमोटर, विजुअल,
हियरिंग, एसएलडी, एएसडी, मेंटल इलनेस वाले हैं उनको और एक फॉर्म भरना होगा। वो कौन सा है? तो बाकी के जो फॉर्म है यहाँ पे आप देखेंगे आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से सेपरेट फॉर्म है। जो हियरिंग वाले हैं उनके लिए यहाँ पे उनको और ज़्यादा डिटेल्स देने हैं कि उनको किस तरीके की समस्या है। जो भी एप्लीकेबल है उस पर आपको टिक करना है, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से डिस्क्रिप्शन है डिटेल्स में, यहाँ पे आपको राइट और रॉन्ग यहाँ पे भर देना है, फिर यहाँ सिग्नेचर करना है और आप जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे इसे नोटराइज कर दिया जाएगा। यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। इसी तरीके से बाकी की जो डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ये फॉर्म है। फिर और नीचे जाएंगे तो लोअर एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी कंपोनेंट्स वाले जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है। और नीचे जाएंगे तो मेंटल इलनेस वाले के लिए ये फॉर्म है। विजुअल इंपेयरमेंट के लिए ये फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपकी प्रक्रिया क्या है। यूडीआईडी नहीं है तो यूडीआईडी बनवाएंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एक या दो फॉर्म जो भी एप्लीकेबल हैं आपको इस फॉर्म को भरना है। फिर जो लिस्ट आएगी एमसीसी पे डेसिग्नेटेड मेडिकल असेसमेंट सेंटर की, वहाँ पे जाएंगे और आपने खुद से जो भी यहाँ पे डिटेल्स भरे हैं इनका वेरिफिकेशन कराएंगे। इस डॉक्यूमेंट पे नोटरी हो जाएगी और इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है एलिजिबिलिटी की वो कंप्लीट हो जाएगी। अलॉटमेंट लेंगे और अलॉटमेंट लेने के बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।